जय हिंद दोस्तों। अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज से हम ITI के सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो नए सिलेबस के आधार पर होंगे दोस्तों। ITI का नया सिलेबस इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का आया हुआ है दोस्तों। उसके आधार पर हम देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, उसके MCQ क्वेश्चन देख लेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का। वो है सेकेंड ईयर का दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस तरह से रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपको MCQ को तो आपको रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और प्लेलिस्ट पे आपको सभी वीडियोस आपको मिलने लगेंगे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट करते रहिए, ठीक है। ये जो सिलेबस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए अनिल सर ITI वेबसाइट से या डिस्क्रिप्शन से दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये जो MCQ जो आने वाला दोस्तों कवर किया गया, ITI फीटर ट्रेड, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, ऑपरेट एडवांस मशीन टूल, TMD JNF, मैकेनिक, माइनिंग मशीनरी टेक्नीशियन, मैक्रोटॉनिक्स है, टेक्सटाइल मैक्रोटॉनिक्स है, बिजनेस बेसिक डिजाइनर है, वर्चुअल वेरीफायर है, एडवांस CNC मशीन है। ये सभी जो ट्रेड है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। ये जो सीरीज स्टार्ट की है ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है और भी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है वो सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग चेंज हो जाता है, तो उनका अलग सब करा देंगे दोस्तों, ठीक है। फिलहाल अभी हम देखने वाले इन सभी ट्रेड का। सवाल नंबर 1 है दोस्तों, आपके चैप्टर 1 से ही लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि मशीनों के पुर्जों को तैयार करने की विधि कौन सी है। जो मशीन के पुर्जे होते हैं उसको हम तैयार करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाते हैं। पहला विधि है आपके कास्टिंग है, क्या फोर्जिंग है, टर्निंग है, या उपर्युक्त सभी। जो जो मशीनों के पुर्जे को तैयार करने की जो विधि होती है ये सभी है। यही नहीं, आपके और भी कई सारे विधियां हैं। जैसे कि आप देखिएगा तो इनमें कास्टिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, टर्निंग हो गया, मिलिंग का नाम सुने होंगे। मिलिंग भी एक तरह का विधि है, मिलिंग बोलते हैं। मिलिंग एक कॉपी रख लीजिए दोस्तों, कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों। ग्राइंडिंग भी बोलते हैं, ग्राइंडिंग किए होंगे आप लोग। ग्राइंडिंग भी आपको थोड़ा इस पर लिखने में दिक्कत हो रहा है। ग्राइंडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पांच होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मशीनों पुर्जों तैयार करने की जो विधि होती है, कास्टिंग, फोर्जिंग, टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सभी होते हैं। एग्जाम में कोई एक भी दे देगा तो आपको याद रखना है कि आपको ये सभी विधियां होती है। आपको तो ये भी पता होगा दोस्तों, जब आप कोई भी इनमें से मान लीजिए ग्राइंडिंग ही करते हैं, तो कोई जॉब को ग्राइंडिंग करते हैं तो उस पर आप क्या करते हैं, अलग अलग सिंबल्स बनाते हैं, ताकि आपको ग्राइंडिंग करते हो कि आपको जो जॉब है अधिक ना कटे कम ना कटे, ठीक है। इसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो उसको हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंबल का। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्राइंग की जो विधि होती है उसको हम दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो सिंबल का प्रयोग करते हैं। किसका, सिंबल का। जैसे कि कभी क्या होता है दोस्तों कि कभी हम कोई भी फिनिशिंग कर रहे हैं कोई मशीन का, तो हम क्या कहते हैं, जब कोई मशीनिंग का कोई पुर्जा है उसका क्या कोई जॉब ही है, उसके जब हम फिनिशिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको हम एक कमेंट बोलते हैं। जैसे बोलना होता है तो बोलते हैं फिनिश ऑल ओवर। ये याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ देता है जब हम फिनिशिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या क्या बोलना होता है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं उसको बोलते हैं फिनिश ऑल ओवर, ठीक है। अब हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिक सिंबल में कितनी असमान भुजाएं होती है। देखिए सभी जो क्वेश्चन है आज जो जो क्वेश्चन डिस्कस करें सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सभी क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक सिंबल में कितनी असमान भुजाएं होती है, क्या एक होती है, क्या दो होती है, या तीन होती है, या भुजाएं होती ही नहीं है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसके बारे में। तो ये जो भुजाएं होती है ये इसमें टोटल आपके दो भुजाएं होती है। कैसे होती है, तो देखिए ये देखिए, ये जैसे कि आपका एक मशीन है, ठीक है। ये मशीन हो गया, इस पे हम कोई सिंबल बनाते हैं, जैसे ये सिंबल हो गया। इसमें दो भुजाएं होती है, ये असमान भुजाएं, तो जरूरी नहीं कि बराबर हो, दोनों एक जैसा बराबर नहीं हो, ये अलग अलग होते हैं। तो ये दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। एक यहाँ और एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों असमान ये जो भुजा है, ये से जो ये जो आधार है आपका, ये आधार बोलते हैं इसको, आधार से कितने डिग्री कोण पर झुका होता है, ये 60 डिग्री पे झुका होता है। कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। ये जो आधार से जुड़ा हुआ है एक भुजा, ये भी 60 डिग्री पे झुका होता है दोस्तों। याद रखना है कि ये जो भुजाएं होती, असमान भुजाएं होती है, आधार से कितने डिग्री पे झुकी होती है, ये होती है 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे ये समझना है हमें, ये कुछ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हमें मान लीजिए अगर हमारे कोई मशीनिंग पुर्जा है, ये पुर्जा है और उसे मशीनिंग करके हटाना जरूरी है,
ठीक है, तब हम इस सिंबल बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ये हमारा सिंबल बन जाता है। इस तब बनाते हैं हम जब कोई पुर्जा को हमको पुर्जा है उसे सतह पर मशीनिंग करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर हमको जोड़ना नहीं होता है ना दोस्तों, तो हम इसको गोला कर देते हैं, इसको यहाँ से इसको और यहाँ पे गोला कर देते हैं। ये दो टर्म से याद रखना है आपको कि अगर मशीनों की जो किसी पुर्जों पे मशीनिंग करना आवश्यक है तो आपको इस जोड़ देंगे, अगर आवश्यक नहीं है, फिनिशिंग नहीं करना है, मशीनिंग नहीं करना है, तो ये गोला करके छोड़ देंगे, ये आपका अलग से रहेगा। सवाल यहाँ पे एक और बन जाए कि ये जो भुजाएं हैं आपका आधार से कितने डिग्री पर झुका रहता है, तो 60 डिग्री पे। कितनी असमान भुजाएं होती है, तो 2 होती है। चलिए कई सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे के सवाल पर चलते हैं। सरफेस फिनिशिंग की रफनेस वैल्यू को कितने ग्रेड दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ग्रेड कितने दिए गए हैं। सवाल 3 है कि 6 है, 9 है या 12 है। सरफेस जो फिनिश है उसको कितने ग्रेड दिए गए हैं, एक सेकेंड दोस्तों, और कितने ग्रेड है, तो 12 ग्रेड दिए गए हैं। कितने ग्रेड दिए गए हैं, तो टोटल 12 ग्रेड दिए गए हैं। हम इन्हें N1 से लेके N12 तक डिनोट करते हैं। कितने N1 से लेके N12 तक, ये भी ध्यान रखना है कि किससे डिनोट करते हैं, N1 से लेके N12 तक हम डिनोट करते हैं। ये जो क्या है N1 से लेके N12 क्या है, ये तो ग्रेड है, क्या है, ये ग्रेड है। तो हर एक ग्रेड का N1 है, N1 से लेके N12 तक हर एक ग्रेड का सरफेस वैल्यू होता है दोस्तों। क्या होता है, सरफेस वैल्यू, जो कि RA से डिनोट करते हैं। सरफेस वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, RA से। हर एक जो ग्रेड है उसका अलग अलग वैल्यू है, तो थोड़ा वैल्यू अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि वैल्यू क्या होता है। जैसे N1 का जो सरफेस वैल्यू होता है, देखिए हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे, ये देखिए N1, देखिए N1 में आप देखिएगा N1 का जो सर्फ यहाँ पे रफनेस वैल्यू है दोस्तों, N1 का 0.025 होता है, याद रहेगा। और देखिए N2 का क्या हो जाएगा, याद है कुछ, 0.05 हो जाएगा। तो अब N3 का कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब इसी तरह N4 में क्या होगा, 0. डबल होते जाएगा दोस्तों, 0.2 हो जाएगा। तो 5 का क्या हो जाएगा, डबल 0.04 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 2 जा 8, 0.08 हो जाएगा। 7 का 0.0 नहीं, 0.0 नहीं, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये 1.6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3.2 हो जाएगा, N8 का 3.2। अब N9 का कितना हो जाएगा, 32 दूनी का 64 होता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा 6.3 हो जाएगा N9 का वैल्यू। N10 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 12.5 होता है दोस्तों। और N11 का जो वैल्यू होता है 25 होता है। और यहाँ पर 12 का होता है 50। ये हमारा इतना पे चलता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या है, रफनेस वैल्यू है और ये ग्रेड है। तो एग्जाम में पूछ दे कि N3 ग्रेड है तो उसका रफनेस वैल्यू क्या होगा, तो 0.1 हो जाएगा। तो याद कर लेना, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ सवाल ये है कि बताइए कि ग्रेड जब बढ़ता है तो क्या रफनेस वैल्यू क्या होता है, जब ग्रेड बढ़ता है तो रफनेस वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है, एक के अंदर अलग अलग क्वेश्चन हो रहा है, तो इसको लिए ध्यान से देखिए। सवाल है कि रफनेस की इकाई क्या होती है। चौथा नंबर सवाल है, ओम है, माइक्रोन है, जूल या कोई नहीं। तो रफनेस जो हमने देखा अभी, रफनेस की जो इकाई होती है माइक्रोन होती है। क्या होती है, माइक्रोन। एक माइक्रोन बराबर पता है क्या होता है, एक माइक्रोन में 0.001 mm होता है, ठीक है, याद रखना है 0.001। तो हमको ये बताइए अगर माइक्रोन 1.4 है तो कितना mm का होगा, बताइए। इसका कमेंट हम देखें, बस कमेंट कर दीजिए, हम इसका जवाब नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब किसी को रफनेस करना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आवश्यकता होता है तो हम इस दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू भी लिख देते हैं कि रफनेस हमने कितना mm का किया है, कितना माइक्रोन का किया है। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू लिख देते हैं, देखिए इस तरह से वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे आपका आधार होता है, ये कोई आपका मटेरियल होगा इस तरह से, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, कितने भुजाएं हैं, कितना कोण पे झुका हुआ है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। किसी जॉब की सतह पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं।
किसी जॉब की सतह पर जिस दिशा में फिनिशिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्रिल्ड कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ लेग कहते हैं, या कोई नहीं कहते हैं। जब किसी जॉब की सतह की दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसको डायरेक्शन ऑफ लेग कहते हैं। अब आपको सवाल दिमाग में है कि डायरेक्शन ऑफ लेग क्या होता है, ऑफ कोर्स आएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं डायरेक्शन ऑफ लेग क्या होता है। तो ये देखिए हमने देखा हुआ था अभी यहाँ पे ये, और इसको करना था हमको, दोनों को जोड़ना था जब हमको फिनिशिंग करना था। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ये जो ये भुजाएं हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ले। क्या बोलते हैं इसको हम, ये डी कर लगा दें या कोई सिंबल दे दें, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ले है। क्या है, जॉब की सतह पर जिस दिशा फिनिशिंग की जाती है, देखिए ये फिनिशिंग इसको की जाती है। तो पूछा है तो बता सकते हैं ये इसको। तो हमको ये बताइए ये क्या है, यहाँ पर रखते हैं हम रफनेस का मान रखते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए। तो यहाँ पे ए में क्या रखते हैं, रफनेस का मान रखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम चले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है केजीएफ का फुल फॉर्म क्या आता है। ये तो नाम तो सुने हुए हैं, केजीएफ, वाह, तो सुने तो केजीएफ का फुल फॉर्म आता है, कोलर गोल्ड फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे दिया ही नहीं ऑप्शन में। किलोग्राम फोर्स है या किलोग्राम फैक्टर है, ऊपर दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए केजीएफ का फुल फॉर्म यहाँ पर आपका हो जाएगा किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। क्या होगा, किलोग्राम फोर्स। आपके एग्जाम में बहुत सारे सिंबल्स भी फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको पूछ सकता है ये इसको क्या बोलते हैं बताइए। तो ये डिग्री सेल्सियस है, एग्जाम में पूछ देगा, इस तरह से सिंबल दे देगा, बताइए इसका नाम क्या है। तो ये जो है डायमीटर प्रीसीडिंग डायमेंशन है। तो ये सब सिंबल्स आपको याद करने होंगे दोस्तों, ये नहीं याद करें तो फिर आपको नहीं होगा। आपको ये सिंबल देखने होंगे, ये क्या है, ये क्या एक्रॉस कॉर्नर है, आपको ड्राइंग में एक्रॉस कॉर्नर बोलते हैं, अकाउंट नहीं बोलते हैं। आपको ये इस तरह से ये मिल जाएगा ड्राइंग में, सॉरी यहाँ पे एफ है, ए बाई एफ मिलेगा, तो इसको क्या कहते हैं, तो एक्रॉस फ्लैट्स कहते हैं। तो ये सब आपको फुल फॉर्म कुछ याद करना पड़ेगा, बुक थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ये आपको हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है, किलोग्राम फोर्स। को अभी फिल्म देखिएगा तो याद रखिएगा केजीएफ का मतलब वही नहीं होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, किलोग्राम फोर्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बाह्य या आंतरिक रूप में एक यूनिफॉर्म सेक्शन के सिलिंड्रिकल या कॉनिकल भाग पर बनाया गया हेलिकल प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है। क्या रूट कहलाता है, थ्रेड कहलाता है, या फ्लैंक कहते हैं। तो ये जो आंसर है इसका, इसको हम थ्रेड कहते हैं। आपको थ्रेड हम दिखा देते हैं, थ्रेड देखे होंगे जो नट बोल्ट नट में होता है, आपको थ्रेड कटिंग होता है, आपको दिखाते थे। थ्रेड से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, और अगले क्लास में हम थ्रेड से बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए एक स्क्रू है, इसमें आपको देखिएगा तो ये नट में आप कई सारे बातें देखने को मिलेगी। इसमें आपको देखिए पहले आपको तो ये देखिए रूट, ये रूट है, इसमें देखिए ये फ्लैंक बोलते हैं, फ्लैंक सबके बारे में आपको बता देते हैं, फ्लैंक है। और थ्रेड एंगल है, देखिए ये एंगल है, ये इसको एंगल बोलते हैं, ये एंगल बना हुआ है। और ये देखिए तो ये देखिए हेलिक्स एंगल है, और ये पीच है दोस्तों, यहाँ से लेके और इसको बोलते हैं पीच। और यहाँ देखिए यही एक आपको मिलेगा यहाँ पे मेजर डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक के मीटर को, डायमीटर को हम मेजर डायमीटर बोलते हैं। और ये माइनर डायमीटर होता है, यहाँ देखिए सबसे छोटे वाले को माइनर डायमीटर बोलते हैं। और पीच डायमीटर दोनों के बीच होता है पीच डायमीटर। चलिए अब सबको एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेजर डायमीटर के बारे में देखते हैं। तो देखिए मेजर डायमीटर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेजर डायमीटर, या मेजर डायमीटर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये बाहर होता है, सबसे बाहर, ये देखिए सबसे बाहर है ये स्क्रू के, देखिए सबसे बाहर। और सवाल आएगा माइनर क्या होता है, माइनर एकदम अंदर के भाग को बोलते हैं, ये अंदर के भाग है ये माइनर। और पीच आ जाएगा तो मेजर और माइनर के बीच के भाग को हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये जो है जो मेजर और माइनर के व्यास के एकदम बीचों बीच होता है, देख रहे हैं। ये इधर माइनर यहाँ से है और यहाँ पे मेजर है, इसको बीच में आपका क्या मिलेगा, पीच डायमीटर मिलेगा। अब अगला देखते हैं क्रेस्ट क्या है। देखिए थ्रेड देखें, थ्रेड के जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये देखिए एकदम ऊपर ही होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये ऊपर है एकदम ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ऊपर वाले भाग को। अब इसमें रूट देखने को मिला, रूट जो है थ्रेड के जो नीचे का जो सतह है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये जो बीच यहाँ पे कटा हुआ है, ये जो एकदम एकदम लास्ट नीचे है, और एकदम ऊपर वालों क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रूट बोलते हैं।
जड़ जैसे अंदर होता है ना, अंदर पेड़ के अंदर जड़ होता है, उसी तरह अंदर जड़ हो गया, रूट हो गया, उसी तरह क्रेस्ट यहाँ पर आपको मिला, ऊपर ऊपर क्रेस्ट हो गया। अब अगला फ्लैंक आपको है, देखिए ये आपको फ्लैंक है, ये देखिए ये आपका क्रेस्ट है और ये रूट है। फ्लैंक, ये फ्लैंक जो है क्रेस्ट और रूट के एकदम बीचों बीच होता है, ये जो है ये सॉरी यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके ये जो है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, और ये रूट हो गया, ये आपका क्रेस्ट हो गया, ये आपका फ्लैंक हो गया। अब एक चीज और देखने को मिला, थ्रेड एंग। यहाँ पे जो ये देखिए ये जो एंगल दिख रहा है, एक एंगल बन गया है, इस एंगल को हम थ्रेड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल, जो कि यहाँ पे बनाया गया, देखिए इसको थ्रेड एंगल बोलते हैं। तो हमको आपको मुझे लग रहा है कि आपको ये जो स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू है एक, उसका थ्रेड के बारे में वो जानकारी हो गया होगा, थ्रेड में क्या क्या होता है, फ्लैंक होता है, क्रेस्ट होता है, रूट, पीच, अब थ्रेड एंगल, ये सब आपके एग्जाम में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि रूट क्या होता है, अलग अलग पूछा जाएगा कि रूट क्या होता है, तो आपको बता देखना होगा, इनमें से पूछ भी देगा कि इनमें से कौन सा रूट है, तो रूट आपको बताना होगा दोस्तों। रूट जो होता है थ्रेड के नीचे होता है, ये जो है नीचे, और जो क्रेस्ट क्या होता है, थ्रेड के ऊपर होता है। फ्लैंक क्या होता है, तो क्रेस्ट और रूट के बीचों बीच होता है। और एंगल क्या होता है, ये जो एंगल, ये क्या है, ये एंगल है, दो फ्लैग से, ये क्या है, ये यहाँ पे फ्लैग, ये देखिए दो फ्लैंक दिख रहा है, एक फ्लैंक और दो फ्लैंक के बीच के कोण को हम कहते हैं थ्रेड एंगल। ठीक है, पूछ दिया, सवाल ये रहा कि आपको बताइए कि जो दो फ्लैंक है उसके बीच की दूरी क्या होती है, उसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उसके बीच के कोण को हम थ्रेड एंगल बोलते हैं। अब पूछ दिया कि थ्रेड के नीचे की सतह को क्या कहते हैं, तो थ्रेड के नीचे की सतह को क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं। अब ये पूछ दिया एग्जाम में कि थ्रेड के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो क्रेस्ट बोलते हैं। हम कई बार आपको रिपीट कर दिए, आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। चूड़ियों के उनके मेजर व्यास, वो चूड़ियों के प्रकार से क्या किया जाता है। जो चूड़ियां होते हैं ना दोस्तों, चूड़ियों के जो व्यास होता है और चूड़ियों के प्रकार से हम क्या करते हैं, स्क्रू थ्रेड का नामांकन करते हैं, या मेजर डायमीटर करते हैं, या ऊपर एक दोनों, या कोई नहीं। तो डायमीटर नहीं करते हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हम जो काम करते हैं वो यहाँ पे करते हैं दोस्तों, स्क्रू थ्रेड का नामांकन करते हैं। स्क्रू थ्रेड तो पता चला गया होगा, नहीं चला तो आपको अभी बता देते हैं दोस्तों। ये चूड़ी काटी जाती है दोस्तों, तो इसके जो व्यास से उसका नामकरण किया जाता है, कि उसका नाम क्या रखा जाएगा, और उसका जो वो किस प्रकार का चूड़ी है, इसका हम करते हैं चूड़ियों के उसके व्यास से और उसके प्रकार से। ठीक है, चूड़ियों का नामकरण किया जाता है। अगला सवाल है 9 नंबर। जिसकी सैंक या बॉडी बेलनाकार होती है, जिस पर चूड़ियां कटी होती है, उसे क्या कहते हैं। नट कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, थ्रेड कहते हैं, या उपयुक्त सभी। जिसकी सैंक या बॉडी कटी होती है, या बेलनाकार होती है, जिस पर चूड़ियां कटी होती है, जिसके ऊपर चूड़ियां कटी होती है। आपको देखकर कुछ याद आएगा इससे। क्या है, इसको बोलते हैं हम बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट। जिसकी सैंक और बॉडी बेलनाकार होती है और इसमें चूड़ियां कटी हुई है, क्या कटी हुई है, चूड़ियां कटी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, बोल्ट। एग्जाम में आपको सवाल पूछे, बहुत सारे बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट कौन कौन से होते हैं, ये आप लिख लीजिए। बहुत सारे बोल्ट होते हैं, ऐसे आपको बता दें, हेक्सागोनल है, हेड बोल्ट है, जिसका हेड होता है हेक्सागन होता है। स्क्वायर हेडेड बोल्ट होता है, जिसका जो हेड होता है स्क्वायर होता है, लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल बोल्ट होता है। देखिए, तो कप नट होता है, कप बोल्ट बोलते हैं, कप नट भी होता है, बोल्ट भी होता है। कप बोल्ट होता है, उसको राउंड हेड बोल्ट भी बोलते हैं। और आपको देखने को टी हेडेड बोल्ट भी देखने को मिलेगा, जो टी टाइप का होता है, जो टी देखे टी, इस प्रकार का, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसका ड्रॉ करिएगा तो आपको आसानी से हो पाएगा, तो ये टी भी बोलते हैं। और आपको हुक बोल्ट देखोगे, हुक बोल्ट भी होता है, हुक बोल्ट, आई बोल्ट, लिफ्टिंग आई बोल्ट होता है, लिफ्टिंग आई बोल्ट बोलते हैं इसको। ये काउंटर संक हेड बोल्ट होता है। एक होता है आपको टैप बोल्ट, इसका फर्स्ट ईयर ड्राइंग बनाने के लिए भी आता है दोस्तों, इस सबका बोल्ट का ड्रॉ करिए। ये टी टी जो टी बोल्ट है उसको ड्रॉ करिए, या हुक बोल्ट है उसको उसको हैंड ड्रॉ करिए। इस तरह सवाल आते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है, जिसकी सैंक या बॉडी बेलनाकार होती है, जिस पर चूड़ियां कटी होती है, उसको हम कहते हैं बोल्ट। अगला सवाल की तरफ चले, 10 नंबर है। जिसमें आंतरिक चूड़ियां काटी होती है, जिसका बोल्ट
पर कसा जाता है, जिसको बोल्ट पर कसा जाता है। जैसे हम तो बोल्ट देखिए, बोल्ट के ऊपर किस क्या चीज को कसा जाता है, ये बोल्ट हो गया तो उसके ऊपर किसको कसा जाता है, तो हम कसते हैं नट को या बोल्ट को, स्टड को, हम कसते हैं नट को, किसको, नट को। तो एग्जाम में आ सकता है कि नट बताइए, नट क्या कौन कौन से होते हैं, नट किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ईयर में तो आपने ड्रॉ करके तो दे दिया, अब सेकेंड ईयर में तो ड्रॉ तो करने के देगा नहीं, वैसे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नट्स दे देगा, तो उसके नट दे ड्रॉ कर देगा, उसके बारे में बता देगा कौन सा नट है। तो उसको आप आज होमवर्क ये रहेगा कि आप सभी उसको पढ़ेंगे, जैसे कि हेक्सागोनल नट होता है, फ्लैंक नट होता है, स्क्वायर नट होता है, कैप नट होता है। जैसे जैसे कि आपको ये भी पता है, जैसे कि जो जैसा बोल्ट होगा वैसा नट डालेंगे। डोम एक डोम नट होता है, डोम्ड कैप नट होता है, रिंग नट होता है, इस तरह से कैप्सन कैप्सन नट होता है, कई सारे प्रकार के नट होंगे। ठीक है, आपको आज बना के आज होमवर्क में ये रहेगा कि आप सभी नट के बारे में, नट बोल्ट के बारे में पढ़ें, ताकि हम अगला क्लास में जो और भी नट बोल्ट के सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम लेने वाले हैं, क्योंकि नट बोल्ट से आपके स्क्वायर थ्रेड से क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल, और मिलता है अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले क्लास की तैयारी करिए और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, और भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो नीचे कमेंट करिए, और जो हमने सवाल आपसे बीच में एक क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब भी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।